डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे ना हिंदी का जो आपका एग्ज़ाम है ना उसी के रिगार्डिंग बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। ये सीबीएसई की तरफ से एक सैम्पल पेपर इशू किया गया है, बिल्कुल सेम आपके एग्ज़ाम का पैटर्न भी यही रहेगा। और आप जब इस वीडियो को देखेंगे ना तो मुझे पूरा विश्वास है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। देखो, क्योंकि सीबीएसई ने इशू किया है, उन्होंने आंसर की भी इशू किया है, तो मैं आपको इसमें एक तो व्याकरण समझाऊंगा और जो ईमेल आईडी है, ये जो विज्ञापन है, उसी के कुछ परफॉर्मा दिखा दूंगा, जिससे कि आप जैसे अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इसको एक बार देखेंगे ना तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में खंड का में आपतित बोध आएगा, तो आपको इसे करना कैसे है। देखिए, जैसे आपके पास ये पेपर आता है, आपको पता 15 मिनट मिलते हैं आपको, तो आप ना पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, प्रश्न पढ़िएगा, उसके बाद फिर पैसेज को पढ़िएगा। पता है ऐसा क्यों? जब हम प्रश्न पहले पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमें पैसेज में किन चीज़ों पर फोकस करना है। और जो 15 मिनट आपके पास मिलेंगे ना, अगर आप उसी समय उन्हीं को ही पढ़ेंगे ना, मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप अपना टाइम काफ़ी बचा लेंगे। ठीक है ना? तो आप समझ के पैसेज आपको कैसे करनी है, पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर उसके बाद पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, ताकि आप उन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें जो क्वेश्चन में दे रखा है, फिर आप आराम से उसके आंसर ढूंढिएगा। ठीक है, तो ये पहली पैसेज थी। डीओ ने ना इसके आंसर भी इशू किए हुए हैं। अगर जैसे कोई बच्चा खुद ट्राई करना चाहता है ना, एक आधा एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये पैसेज है। ठीक है, ये पहला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, तो आप देखिए क्या आप इसका आंसर सही बता पा रहे हैं। नहीं तो केवल आइडिया लीजिए, आगे मैं आपको बताता हूँ। अब मैं एक बार इन सबके आंसर दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर किसी बच्चे के पास टाइम है तो वो अपने आंसर मैच करना चाहे तो वो कर सकता है इस पैसेज को खुद करके। ठीक है, मैं गाइडेंस के तौर पे वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और बहुत सी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जो मैंने अभी आपको पैसेज दिखाए थे उसके आंसर हैं। ठीक है, तो ये आंसर की है, और पहले पैसेज के आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, दूसरे नंबर पर काव्यांश आएगा। मतलब इस कविता को पढ़कर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस काव्यांश में कौन किसकी प्रशंसा कर रहा है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अब मुझे आंसर पढ़ने में जो ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आंसर को निकालने में। अर्जुन, देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा है, यानी कि यहाँ पे कृष्ण भगवान जो है वो कर्ण की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, है ना? तो अब जिसने ये कहानी पढ़ रखी है तो सिंपल तरीके से बता देंगे, है ना? तो इसका आंसर क्या है? सेकंड। तो आइडिया के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ के फिर आप कविता करेंगे तो आप जल्दी ही आंसर सारे कर पाएंगे। तो ये हमारा खंड का हो गया, इसके भी आंसर एक बार देख लो। तो ये जो कविता है उसके आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं सेक्शन बी। देखिए, अब आप सारे के सारे बच्चे ध्यान देना। ओके, आपको इसके आंसर बताने हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये व्याकरण समझाऊंगा भी। ठीक है, देखते हैं आपके कितने आंसर सही निकलते हैं। तो पहला यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपको बताने हैं। तो पहला यहाँ पर, हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे। आपको बोला गया सरल वाक्य में बदलिए। तो बच्चों, अगर आप बताना चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी ऑफिशियल आंसर हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको सारा बता दूंगा। ठीक है, तो हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे। देखो, जब और लग जाता है ना तो वो संयुक्त वाक्य होता है। हमें सरल वाक्य बोला गया है। सरल वाक्य का मतलब होता है पूरी बात एक ही लाइन में बोलनी है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, हालदार साहब चौराहे पर रोकते की जगह जगह रुक कर मूर्ति को देखते थे। क्योंकि हमें ना पूरी बात एक लाइन में बोलनी पड़ती है, ताकि उसमें जो बीच में जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है वो हट जाए। क्लियर हो गया इसका आंसर? हालदार साहब चौराहे पर रुक कर मूर्ति को देखते थे। अभी आंसर मैं आपको दिखा दूंगा, पहले ये पूरा टॉपिक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
ये कह रहे जब जाड़ा आता तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। अब यहाँ पर आपको सिर्फ वाक्य में बदलना है, यानी कि यहाँ पर आपको और तथा किंतु इस तरीके का शब्द लगाना है। तो अब आप इसे बनाइए। देखो यहाँ जब लिखा हुआ है, यानी कि ये और तब लिखा हुआ है, ये मिश्रित वाक्य है। तो देखो मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूँ ये मिश्रित वाक्य है। जैसे अगर बदलने को आएगा तो आप उसको यूज तो कर पाएंगे। तो क्या आंसर होगा इसका? देखो जहां पर जब और तब आता है ना, उन्हीं में ही आपको लगाना पड़ता है और तथा या किंतु। तो इसका आंसर आएगा जाड़ा आता, ठीक है, और या और लगा देंगे, और बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। बस खत्म। इतना सा था ये, ठीक है। इसलिए मैंने सीबीएसई की इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई पेपर बना रही है तो वो इसी के बेस पर दे सकती है ना, इसलिए। फिर नेक्स्ट है रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। अब यहाँ पर बोला गया है, देखो यहाँ पर जो आ गया तो ये मिश्रित वाक्य है। ये कह रहा है आश्रित उपवाक्य छाट कर भेद बताइए। ठीक है, आपको बता दूं जो मिश्रित वाक्य होते हैं ना वो तीन प्रकार के होते हैं। एक संज्ञा होता है जिसमें की लगा होता है ना, वो संज्ञा होता है। एक होता है जो अगर लगा है तो विशेषण होता है, विशेषण उपवाक्य। और तीसरा होता है जब जब, जब तब, इस तरीके के जो लगे होते हैं ना वो होता है क्रिया विशेषण। तो यहां पर ये बोल रहा है कि आश्रित उपवाक्य छाड़कर उसका भेद बताइए। तो आश्रित उपवाक्य कौन सा है? यहाँ पर जो भी है, जो लिखा है उसके बाद की पूरी लाइन आश्रित उपवाक्य कहलाएगी। ठीक है, और ये कौन सा वाक्य होगा? विशेषण वाक्य। मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, जब जो लिखा आ जाए तो वो विशेषण वाक्य होता है। वैसे आपको पहचानना भी है अगर वो विशेषता बता रहा है तो। ठीक है, नॉर्मली जब जो लिखा आता है तो वो विशेषण ही होता है। ठीक है, आश्रित वाक्य। और की लिखा आ जाए तो वो संज्ञा वाक्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहां पर कहा जा रहा है खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मूंद गई। ये कह रहा है मिश्र वाक्य में बदली है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मिश्र वाक्य में क्या लगता है? जो लगता है, की लगता है, जब तब लगता है, जैसे लगता है, वैसे लगता है। तो आपको इन्हीं को यूज करके ऐसा सेंटेंस बनाओ जो मिश्रित वाक्य बन जाए। तो आप बोलोगे जैसे ही हीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब आए, वैसे ही उनकी आंखें या पलकें मूंद गई। ठीक है, ये मत सोचना कि जैसे मैंने बोला है तो सेम 100% वही चीज लिखी होगी। टीचर देखेंगे कि हाँ इसने मिश्रित वाक्य बनाया है और उसमें एक भाग दूसरे भाग पर डिपेंड है या नहीं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने खीरे के स्वाद का आनंद लिया वैसे ही उनकी पलकें मूंदी ना वो आनंद लेते ना उनकी पलकें मूंदती। तो यहाँ पर एक आश्रित और मुख्य है। अब आप आंसर देखो, आंसर में क्या क्या लिखा है, इन चारों के आंसर देखो। यहां पर आप आंसर देख सकते हैं। देखो ये वाला पढ़ते हैं, मैंने इसका आंसर क्या दिया था। जैसे ही नवाब साहब ने खीरे का आनंद लिया वैसे ही उनकी आंखें, उनकी पलकें मूंद गई। जो वर्ड लिखा वही लिखना है, ठीक है, पर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अलग थोड़ा सा बोला था, यहाँ पर कुछ और लिखा है, लेकिन बात वही थी। तो आपको मिश्र वाक्य समझ में आ गया, सरल आ गया, संयुक्त आ गया। क्योंकि देखो इसी के बेस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आप यहाँ से कंसेप्ट लर्निंग सीखें कि आपके एग्जाम में ना 5 आएंगे और आपको 4 करने होंगे। तो पांचवा भी है इसमें। एक और देखिए, ये कह रहे काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। और आ गया ना, तो कौन सा वही संयुक्त हुआ। ठीक है, संयुक्त हो गया, ये हमने कर लिया, आसान था ये तो। फिर नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर पर। ये कह रहे वाच्य के बारे में आपको यहाँ पर आंसर देने, वाच्य से जुड़े हुए। तो वही है 5 है, 5 में सबको 4 करने। पहला बोल रहा है वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। ये कह रहा है कर्म वाच्य में बदली है। देखिए जब कर्म वाच्य में बदलने के लिए कहता है ना,
तो आपको द्वारा का इस्तेमाल करना है। तो जब द्वारा का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा जो सब्जेक्ट है उसमें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने क्या करा, उसके द्वारा, बस सेंटेंस पूरा बनना चाहिए। यहाँ उसके द्वारा करा, द्वारा लगाना होता है। गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है, बस। ठीक है, क्लियर हो गया? थोड़ा सा हमने चेंज यहाँ पे कर दिया। अब एक बात और सुनो, मैंने बोला कर दिया जाता है, पर यहाँ पर तो फ्रेम बहुत सारे हैं ना, तो मुझे प्लूरल का ध्यान रखना है। तो हम ये बोलेंगे उसके द्वारा गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके द्वारा गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं। सही से सेंटेंस बनाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, नवाज सर द्वारा चाकू निकाला गया और खीरे छिलने शुरू कर दिए गए। तो यहाँ पर हमें द्वारा हटाना है, तो आप आंसर क्या बोलेंगे? नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला, क्योंकि निकाला गया हटाना पड़ेगा ना हमें। जेब से चाकू निकाला और खीरे छिलने शुरू कर दिए, बस कर दिए गए हटाना पड़ेगा, आपको यही ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर गा देखिए, बिना सहारे दादाजी अब चल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाववाच्य प्रकट करना, भाववाच्य मतलब भाव प्रकट करना, एहसान जताना है। तो आप बोलोगे बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता है। ठीक है, समझ रहे ना भाव, बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता है, एक्स्ट्रा वर्ड लगाने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट है, स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की। वाच्य पहचानिए, देखो पूरी बात सिंपल बोली गई है, तो क्या हुआ? कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, अगर कर्म की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? देखो, जहां कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तृवाच्य होते हैं, जहां कर्म की प्रधानता होती है वहां कौन से होंगे? कर्मवाच्य। और जहां भाव की प्रधानता होगी वहां पर होगा भाववाच्य। अब इसके आंसर देखो, ये सारे आंसर हो गए। ठीक है, यहां पर भी 5 में से आपको 4 ही करने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आपको पद परिचय बताना है। देखो पद परिचय में ना मैं आपको एक सिंपल और ट्रिक बता देता हूं। देखिए, अगर कोई भी वर्ड का आपको पद परिचय बताना ना, तो उनमें ज्यादातर में क्या यूज होता है कि वो एक वचन है या बहुवचन है। एक बात ये हो गई, एक वचन है बहुवचन, एक बात ये हो गई। दूसरी, वो वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है, 2 बात हो गई। तीसरी बात, उसमें आप ढूंढे कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, चौथी चीज आपको उसके हिसाब से पता लगानी पड़ेगी, जैसे वो संज्ञा है, नाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, वाच्य है, वाक्य है। ठीक है, क्रिया विशेषण बहुत सारी चीजें वो आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 5 में से आपको 4 करने हैं। देखिए, एक सवाल बच्चों के मन में होता है कि सर जब हम पद परिचय बता रहे हैं तो जो वर्ड है उसके में कितने पार्ट बताने हैं, 4 या 2? देखिए, कुछ वर्ड होते ही ऐसे हैं जिसके 2 ही बता सकते हैं, तो वह 2 ही बताने हैं। अगर किसी में 4 बता सकते हो तो 4 बताओ। ठीक है, अभी जो देखो सीबीएसई ने तो इश्यू किया, इसका आंसर देखेंगे तो उससे पता लग जाएगा हमें। ठीक है, तो अब देखिए पहला देखिए, पान वाला नया पान खा रहा था। अब नया पर अंडरलाइन है, आपको इसका पद परिचय बताना है। देखिए, पान की विशेषता बता रहा है ना ये, पान कैसा नया, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, अब विशेषण में भी आप क्या बता सकते हो? ये गुणवाचक है, हाँ है ना? ठीक है, उसके बाद आप और क्या चीज बता सकते हो इसके अंदर? आप बताओगे नया जो है ना वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? देखो, नया अच्छा लगता है या नया अच्छा लगती है? अच्छा लगता है तो पुल्लिंग है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, एक वचन है या बहुवचन है? एक ही पान की बात हो रही है तो एक वचन है। फिर मैंने आपको बताया था भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है। था आ गया, था आ गया, तो ये क्या है? भूतकाल है। और
ये जो नया है ये किसकी विशेषता है? पान की। तो पान क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी विशेषता हो गई इसकी। हमने ये पद परिचय बता दिया। एक बार आपको सीधा इसके आंसर की तरफ ले चलता हूँ। ये देखिए, ये नया का इन्होंने क्या क्या कैसे कैसे बताया, ये सीबीएसई ने बताया, देख लो। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहे हैं वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। अब ये खरीदे होंगे पर बोल रहे हैं कि कौन सा है। देखो, खरीदे होंगे एक काम है, क्रिया है, और कौन सी क्रिया है? यहां पर क्या लग रहा है? क्या लगने पर पूरी लाइन बन रही है? वक्त काटने के लिए क्या खरीदे होंगे? खरीदे होंगे खीरे। क्योंकि इसका आंसर बन रहा है इसलिए सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब खरीदे होंगे ये क्या है? पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? देखो, खरीदा अच्छा लगती है, अच्छा लगता है, खरीदा अच्छा लगता है, तो पुल्लिंग हो गया। क्योंकि बहुत सारे खीरे खरीदे हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। और ये वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। होंगे लिखा आ गया, तो क्या है ये? पर एक बात सुनो, लाइन पढ़ के देखो, वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, भूतकाल है। ठीक है, लाइन को ध्यान समझना। अब इसका आंसर देखो, तो ये देखिए आंसर। अब गा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है विद्यालय के साथ ही एक डाकघर है, और यहाँ पर के साथ आ गया, तो ये क्या है? अव्यय संबंध बोधक है ना, संबंध बोधक अव्यय जिसे कहते हैं। और ये घर का, मतलब डाकघर का विद्यालय का संबंध बता रहा है। अब देखो इन्होंने सीबीएसई ने क्या लिखा है। ठीक है, सीबीएसई ने तो सिर्फ इतना ही बताया। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आप ओ लिखना चाहिए, जैसे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, और जो तीसरी चीज मैंने आपको समझाई थी, भूतकाल है, वर्तमान काल, भविष्य काल, वो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, चार चार पॉइंट कर देना है ना। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। तो जब वहां आ जाता है तो क्या होता है? ये होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। और क्योंकि हम इस पे प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? प्रशंसा सूचक हो गया। बाकी आप वही बता देना, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, और वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर। एक्स्ट्रा लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कम मत लिखना। फिर लास्ट देख लेते, वे वाला है, देख लेते पहले क्वेश्चन। पढ़ाव पर आ जाइए। वे बहुत कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। अब देखो, ये वे लिखा है, लेकिन यहाँ पर बिंदी नहीं लगी, तो फिर ये तो एक वचन के लिए हुआ, है ना? तो फिर आप ये कहेंगे, भाई ये मत बोल ऐसे। नेक्स्ट है वे बहुत कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। देखिए, अब यहाँ पर वे के बारे में हमें बताना है। तो जो वे है ना, वो किस में आता है? सर्वनाम में आता है। और सर्वनाम में भी कौन सा आता है? अन्य पुरुष में आता है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये एक व्यक्ति के लिए हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम प्लूरल लगा रहे हैं, है ना? क्योंकि हमें सेंटेंस से पता लगा है, तो यहाँ पर जो बिंदी बहुवचन वाली होती है वो भी यूज नहीं की गई। तो जब हम वे लगा रहे हैं तो हम इसे आदरार्थक बहुवचन भी कह सकते हैं, और क्योंकि शुरू में इसलिए से कर्ता कारक भी कहेंगे। अब इसका आंसर देख लो। ठीक है, ये देखिए, ये वही इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब देखिए छठे क्वेश्चन पर, यहाँ पर अलंक, और पांच में सबको चार करने हैं। तो पहला कहा है सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, और सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है। तो देखो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? सा आ रहा है, तो कई बच्चे कहेंगे सर अनुप्रास हो सकता है, पर अनुप्रास आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में पांच है ना? तो अगर किसी ने अनुप्रास लिख दिया तो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सम लिखा आ गया, और जब सम लिखा आ जाए, सरिस लिखा आ जाए, सा लिखा आ जाए, सी लिखा आ जाए, से लिखा आ जाए, जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए। देखो, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपमेय में उपमान की समानता जहां बताई जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है उपमा अलंकार। ठीक है, फिर नेक्स्ट है छुअत टूट
रघुपति हूं ना दोषो, छूते ही टूट गया। इसमें भगवान जी का कोई दोष नहीं है, राम जी का कोई दोष नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, मतलब छूते ही टूट गया। तो कौन सा अलंकार हो, अतिशयोक्ति। ठीक है, दूसरा अलंकार हो गया। अब आगे देखते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। देखो, जब प्रकृति की अंदर मानव की क्रिया दिखाई जाती है, तो जो काम इंसान करता है वो प्रकृति में दिखा रहे हैं, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट है, तुम्ह तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। तुम तो काल को बार बार बुला रहे हो मेरे लिए, यहाँ पे लक्ष्मण जी ने बोला था। ये तो सेंटेंस की बात होगी, हमें पता लगाना है यहाँ पे अलंकार कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर जनु आ गया। ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम काल को बुला रहे हो मेरे लिए। तो जहां पर जनु आ जाए, जहां पर मनहू आ जाए, जहां पर मनो आ जाए, जहां पर ज्यो आ जाए, ठीक है, तो वहां पर जो है ना उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर नेक्स्ट पर आ जाओ। बढ़त देखी जल सम, वचन बोले रघुकुल भानु। हमें अंडरलाइन यहां पर जो है रघुकुल भानु पर किया गया है, मतलब राम जी और सूर्य जी, इनमें कोई फर्क नहीं। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक का अलंकार। जब बात बढ़ गई तो फिर राम जी बोले, है ना, तो रूपक अलंकार है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। और याद रखना, रूपक तब होता है जब रूप गुण दशा में अभेद हो जाए, उसमें कोई अंतर ना हो। जैसे बच्चे कह रहे मैया मैं तो चंद खिलौने लूंगा, तो बच्चे को चांद और खिलौने में फर्क ही नहीं पता, या वो फर्क करना ही नहीं चाहता, या उसे पता ही नहीं है। इस तरीके से रूप गुण दशा में अभेद हो जाए। देखो, अभेद हो जाए, जहां उपमेय में उपमान का अभेद हो जाए, अगर अभेद लिखा आ गया ना तो रूपक है। आंसर देख लो अब इसके। ये आपने ग्रामर अच्छे से समझी। फिर आपके एग्जाम में खंड गा आएगा, और खंड गा में पाठ्य पुस्तक में से पैसेज आएगी, आपको करनी है पढ़ के, फिर इसके आंसर करने हैं। ठीक है, तो आइडिया के लिए देख लो, आंसर अभी दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद 8वें नंबर पर देखिए। इससे पहले 7वें नंबर पे जो है ना पैसेज आएगी, उसका आंसर देख लो। ये आंसर होगा, ठीक है ना। फिर 8वें नंबर पर आपके एग्जाम में आपकी किताब में से क्वेश्चन आंसर आएंगे, 4 आएंगे 2-2 नंबर वाले, और आपको 3 करने होंगे। ठीक है, अगर आप इसके आंसर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ना आप प्रेजेंटेशन देख लो कि कैसे लिखा है सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में, ये देख लो कैसे प्रेजेंटेशन करी है। तो आप इसी को देखो, ऐसे लिखना एग्जाम में भी, अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो देख लो। ठीक है, अब आगे देखो। अब आ जाइए सेक्शन डी पर। क्वेश्चन नंबर 12 में ना आपको अनुच्छेद लिखना है, और ये 120 वर्ड में लिखना है, और ये छोड़ना मत। जैसे यहाँ लिखा है जल बचाओ पृथ्वी बचाओ, तो बच्चों को समझ नहीं आता कि ये लिखना है या ये लिखना है। अरे मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, आपको ये मेन है, इसके अंदर इन बातों को इंक्लूड करना है। ठीक है, समझो, या तो ये करो, ये करो, या ये करो, तीनों में से आपको एक करना है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूं। जैसे यहाँ पर आपके एग्जाम में आ गया शहरी जीवन में बढ़ता प्रदूषण, और इस तरीके की आपको हिंट दे दी, तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है जैसे आप लिखते हैं। ठीक है, और बस हो गया। मतलब आपने क्या करा, इन सारे पॉइंट्स को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, और ज़्यादा है तो जो अगर आपने एक पॉइंट यूज़ करे
तो आप यहाँ पे अंडरलाइन कर देना ताकि टीचर को नजर आ जाए, हाँ भी इस बच्चे ने उन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया, समझ गया वो। ऐसे एक और एग्जांपल देख लो, मेरे जीवन का लक्ष्य, सिर्फ हेल्प लीजिए और आइडिया लीजिए, ठीक है। या प्लास्टिक प्रदूषण को, इससे भी आप एक आधा पढ़ सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को, ठीक है। ऐसे ही मोबाइल फोन के लाभ और हानि, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर पर देखिए, आपके एग्जाम में ना 100 शब्दों में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पत्र लिखना है, पत्र। अगर ये वाला नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं, देखो एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है, ठीक है। तो मैंने वीडियो बना रखी है पत्र की भी, और वो लिखेंगे ना पत्र, ए ऐसी स्टार्टर आपको मिल जाएगी। बाकी मैं आपको एग्जाम्पल याद दिखा रहा था इसी वीडियो में। पहले आप अनौपचारिक पत्र का एग्जाम्पल देख लो। अनौपचारिक किसे कहते हैं, जो बहन को, भाई को, दोस्त को, मित्र को, चाचा ताया रिश्तेदार को लिखते हैं ना, उससे बोलते हैं अनौपचारिक। तो उसका पैटर्न कैसा है देखो, यहाँ पर अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित करना, तो यहाँ पर परीक्षा भवन लिख दोगे, फिर आपको लाइन छोड़ देनी है, डेट लिखनी है आज की जो एग्ज़ाम है, फिर लाइन छोड़ देनी है, फिर लिखोगे प्रिय बहन सदा खुश रहो, फिर इस तरीके से आप पत्र लिख देंगे, और लास्ट में तुम्हारी बहन आशा, इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे आप 2-3 एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र आप देख सकते हैं। ऐसे 1-2 एग्जाम्पल और हैं। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, अच्छा मैं पत्र का अनौपचारिक दिखाया ना, औपचारिक भी देख लो एक बार। औपचारिक जैसे समाचार पत्र में आपको देना है कि भाई हमारे मोहल्ले में इस प्रकार की समस्या है, तो आप अपने समाचार पत्र में ना हमारी समस्या को प्रकाशित कीजिए। तो कैसे लिखा जाता है समाचार पत्र में, अगर हमें लिखने को आ जाए, सेवा में संपादक महोदय, ये रहेगा, ये सेम अखबार का नाम, फिर जो भी एड्रेस है, फिर उसके बाद लाइन छोड़ के डेट, फिर लाइन छोड़ के विषय, महोदय लिख दीजिए, फिर इस तरीके से आप फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे ही स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र आ सकता है, आप देख लो, इस तरीके से फॉलो किए गए रूल को आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक आधा और देख लो, बिजली टाइम पर नहीं आ रही, उसी को देख लो। डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बस पैटर्न को फॉलो करो, पैटर्न को। अगर परीक्षा भवन नहीं लिख रहे तो आप एड्रेस भी लिख सकते हैं, इस रूल को भी फॉलो कर सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 40 नंबर पे है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप मेधावी या माधव हैं, आपने पत्रकारिता में अपना अध्ययन पूरा कर लिया है, किसी प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र में पत्रकार का पद रिक्त है, आप उक्त पद की योग्यता को धारण करते हैं, और उक्त रिक्त पद हेतु समाचार पत्र के प्रमुख को आवेदन भेजने के लिए 80 शब्दों में आपको एक सौवृत्त तैयार करना है, मतलब आपको बायोडाटा लिखना है। अगर आप बायोडाटा वाला याद नहीं करना चाहते तो आप ईमेल वाला फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों के एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखिए बायोडाटा वाला ज़्यादा आसान है, कोई भी आ जाना, कोई भी, ये तो आपको फॉलो करना ही करना है, और ये आप आराम से लिख दोगे, और आपको एक टेबल बनानी है, टेबल जो आप जो लेना चाहते हैं ना उसी के हिसाब से। लेकिन कोई भी आ जाना, तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप वो लिख देना, जैसे अन्य योग्यता है और उपलब्धियां, ठीक है। अगर आपकी रुचि है तो रुचियां लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ईमेल लेखन कर सकते हैं। ईमेल लेखन का पैटर्न देखिए, पहले लिखेंगे प्रेषक, आपका खुद का आएगा ये, ठीक है। फिर आप जिससे जो मांगना चाहते हैं या जो भी काम करवाना चाहते हैं, कुछ भी,
जिसको आपको लिखना है, ठीक है, प्रेषिति, फिर विषय लिख देंगे, फिर पूरा का पूरा जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं वो लिख देंगे, खत्म। तो आप डिसाइड कर लेना कि आपको दोनों में से कौन सा सही लग रहा है। फिर 15वें नंबर पे ना आपको या तो विज्ञापन लिखना होगा, अगर विज्ञापन नहीं करना तो आप संदेश लिख सकते हैं। अब आप इसके एक एक एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। विज्ञापन में अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसमें प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम भले लिखा हो लेकिन वो बात सारी बोलने वाला होना चाहिए। जैसे हेलमेट को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, सेल सेल सेल, इस तरीके का आप देख लो। पेन के रिगार्डिंग कुछ भी बस, अगर आप संदेश लेखन करना चाहते हो तो ये पैटर्न होता है संदेश लेखन का, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, शुभकामना देनी है, कैसे देना है, बहुत आसान है, देख लो कैसे लिखा है। दिनांक लिखा, समय लिखा, प्रिय मित्र मोहन, सप्रेम नमस्ते, बस थोड़ी सी बात लिखो, बस हो गया काम। एक आधा एग्जाम्पल और देख लो। तो इतना ही था इस वीडियो में। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देना। मेरी तरफ से आप सबको बहुत ऑल द बेस्ट। आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हो। और बहुत से बच्चों ने कहा था कि सर एक हिंदी की वीडियो दीजिए, तो काफ़ी लेट हो गया था, फिर भी आपने मतलब मुझ पर एक ट्रस्ट रखा, थैंक यू। एंड टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।